और दुनिया की जब बात करते हैं तो सबसे अहम बात हो जाती है मिडिल ईस्ट की, क्योंकि दुनिया को जब पढ़ने जाएंगे तो उसमें मिडिल ईस्ट का अध्याय इतना बड़ा है और इतना कठिन है कि उसे समझना और उसे सुलझाना आसान तो नहीं होता, लेकिन इसे समझना और सुलझाना दोनों हम चाहते हैं। और इसीलिए इन दिनों दुनिया में जो कुछ चल रहा है, पूरा फोकस इस वक्त ईरान पर है, मिडिल ईस्ट पर पूरा फोकस है। और इसी चीज़ को समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। सीधे उनके पास चलते हैं, उनका स्वागत करते हैं और समझते हैं ईरान को लेकर जो कुछ चल रहा है, मिडिल ईस्ट को लेकर जो कुछ चल रहा है, आने वाले दिनों में क्या हालात, क्या परिस्थितियां हो सकती हैं और ईरान में क्या सत्ता परिवर्तन होने वाला है। इसी चीज को समझ रहे हैं। हमारे साथ डीयू के असिस्टेंट प्रोफेसर जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं, समझते हैं कि क्या कुछ कहानियां हैं। डॉक्टर नदीम, उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। और क्या इस वक्त सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि तस्वीर क्या बन रही है, पिक्चर क्या नजर आ रही है मिडिल ईस्ट की, खास तौर पर ईरान को लेकर। देखिए, ईरान बहुत ही संवेदनशील जगह है। उसके पास तेल के ज़ख़ीरे हैं, एक स्टोर है बहुत बड़ा, और उस पर दुनिया भर की निगाहें लगी हुई हैं। और ख़ास तौर पर जो वेस्ट कंट्रीज़ हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा एक चाहो-चोस के साथ उसे देखते हैं और वो चाहते हैं कि वहाँ पर जो खनिज पदार्थ है या वहाँ का जो पूरा मैकेनिज़्म है वो किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। और वेस्ट हमेशा से ही मिडिल ईस्ट को एक उपजाऊ भूमि के रूप में देखता आया है। और अगर हम पीछे इतिहास पर नज़र डालें तो ये हालिया घटनाओं में हमारे पास सद्दाम हुसैन की मिसाल है, यानी इराक़ की है, लीबिया है हमारे सामने, ट्यूनीशिया है, मिस्र है। मिस्र में हुस्न मुबारक का 40 साल पुराना जो दौर इक़्तिदार था, जो शासन था, उसको भी उखाड़ फेंका महाशक्तियों ने मिलकर। और वहाँ के तेल पर और दूसरी चीज़ों के ऊपर जो कुदरत ने उसे दिए हैं उनके ऊपर नज़र है। और ईरान का मामला इसलिए भी ज़्यादा गंभीर हो जाता है और हॉट हो जाता है इसलिए कि वहाँ पर ख़ामनेई जैसे लोग मौजूद हैं और ख़ामनेई साहब एक मजबूत नेता हैं और वो मनमानी कम से कम नहीं करने देंगे इज़राइल को और अमेरिका को। तो ये एक रखना है, एक रुकावट है, एक बाध्यता है उनका वहाँ पर शासन होना या उनका ईरान के ऊपर ख़ामनेई का कंट्रोल होना। उसी को रोकने के लिए, उसी को तोड़ने के लिए ये सब कवायद चल रही है। और अभी जून में हमने देखा कि 12 दिन का युद्ध हुआ था और उस युद्ध के अंदर मन मुआफ़िक परिणाम नहीं मिल पाया अमेरिका और इज़राइल को। तो उसी से खींच करने के बाद अब ये एक नया, और मैं तो कहूँगा बहुत पुराना हथकंडा है, क्योंकि इस तरह के मामलात और इस तरह के खेल खेलना इज़राइल के लिए या अमेरिका के लिए बहुत ही ज़्यादा आम रहा है उधर मिडिल ईस्ट में। वो या तो लोगों को जो वहाँ पर शासन करते हैं, शासक होते हैं वहाँ के, उन्हें अपनी तरफ मिला लेते हैं, जैसे सऊदी अरब वगैरह है, कतर है। और अगर वो लोग नहीं मिलते हैं, बागी रहते हैं, तो उन्हें मरवा दिया जाता है, उनके देश के ऊपर कंट्रोल कर लिया जाता है। हमारे सामने सद्दाम हुसैन की और गद्दाफ़ी की मिसाल है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और ये सारे मामला मुझे ऐसा लगता है कि चलते रहेंगे जब तक वो अपनी मर्ज़ी का आदमी वहाँ पर नहीं बिठा लेते या किसी तरीके से वहाँ पर रिजीम चेंज नहीं हो जाता। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर यह भी आपको बता देना चाहता हूँ कि ईरान जैसी जगह पर रिजीम का चेंज होना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उसके अंदर वो जो अहले तशय्युअ यानी जो शिया अक़ीदत है, अपने इमाम के तई मोहब्बत होना और उनके कहने पर चलना इस्लामी अक़ायद के हिसाब से एक बहुत ही पुण्य का काम है और ये मैंडेटरी भी चीज़ है। तो उन सब मामलात को लेकर अमेरिका उतनी कामयाबी या इज़राइल नहीं मिल पा रही है उन्हें, या चाह कर भी वो सब चीज़ें नहीं मिल सकती हैं, इतना आसान नहीं है। तो उसी कवायद के अंदर ये लोग लगे हुए हैं। हुसैन का नाम लिया आपने, गद्दाफ़ी का नाम लिया, मैंने हुस्न मुबारक का भी नाम लिया, हुस्न मुबारक का भी नाम लिया। सीरिया, मैंने सीरिया वाला मामला भी, सीरिया में आप अल शरा को ले आते हैं, उसी के ऊपर इतना भारी भरकम इनाम आप रखते हैं और उसको अल शरा को फिर सत्ता में बैठा दिया जाता है, रेड कारपेट पर उसका वेलकम करते हैं। निर्वासन झेलना पड़ रहा है वहाँ के राष्ट्रपति बशर उल असद को। हाँ, दूसरी तरफ अगर आप ईरान की तरफ देखें तो गलबहियाँ कर रहे हैं रेज़ा पहलवी, अमेरिका में और इसराइल में जाकर वो गलबहियाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। ये इसको कैसे देखते हैं और कितना परिवर्तन, क्योंकि हम देख तो रहे हैं कि वहाँ पर प्रदर्शन लगातार चल रहा है, वहाँ पर लोगों की मौत हो रही है, इंटरनेट 60 घंटे से बंद और लगातार धमकियां दी जा रही है। अमेरिका ने तो ये तक कह दिया है कि हम लोडेड है, पैक्ड हैं और कभी भी
अटैक तक कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वो अटैक की मुद्रा में है और ईरान भी डिफेंस की मुद्रा में, और रज़ा पहलवी एक ट्रम्प कार्ड है उनके लिए, ट्रम्प के पास। तो रज़ा पहलवी को दिखा कर देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मिडिल ईस्ट की जो जनता है वो ख़ास तौर पर बाहर की जो शक्तियां हैं, महाशक्तियां हैं, उनके डायरेक्ट कंट्रोल को पसंद नहीं करते। उन्हें उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ, उन्हीं के जैसा दिखने वाला, उन्हीं के यहाँ का आदमी चाहिए। तो रज़ा पहलवी एक ट्रम्प कार्ड है उनके पास, जिसे दिखा क्योंकि रज़ा पहलवी के तो फादर से ही ये सत्ता परिवर्तित हुई थी, जो इस्लामी क्रांति आई थी। तो उनको दिखा कर, उनको उन्हीं से जुड़ा हुआ आदमी बताकर वो एक ट्रम्प कार्ड खेल रहे हैं। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि राह इतनी आसान है। ख़ास तौर पर अमेरिका यहाँ पर फेल हो रहा है। जो उसकी मिडिल ईस्ट नीति है उसमें ईरान ही सबसे बड़ा रोड़ा है और रखना है उसका, और वो अवरोध पैदा कर सकता है, तो उसे ही उखाड़ फेंकने की एक कवायद है। और जहाँ तक सर मैं बताऊं कि बशर उल असद वाला मामला था, उसे भी बड़ा लंबा चलाया गया। और वहाँ पर एक फैक्टर यह है कि वो जो जगह है पूरी की पूरी सीरिया, उसके अंदर एक जगह, एक शहर अलेप्पो नाम का, उसमें दुनिया की सबसे बेहतरीन गैस थी। उस गैस को लूटने की कवायद थी और उसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी हो गए। रिजिम टूटा, लड़ाई होती रही, रशिया आ गया, रशिया में उनका पलायन हो गया बशर उल असद का। लेकिन अमेरिका को मनमाफिक जो चीज़ें चाहिए थी वो अभी भी उस तरीके से नहीं मिल पाई जिस तरीके से मिल सकती थी। कंट्रोल है उसका, वो पपेट की तरह काम कर रहे हैं। क्योंकि सऊदी जो गवर्नमेंट है या सऊदी शाह जो है, वो तो अमेरिका के कहने पर ही चलते हैं। उन्हीं के कहने पर और उनके चाहने पर ही वहाँ पर उन्हें राजा बनाया जाता है या शहज़ादा बनाया जाता है। यूएई का भी मामला ये, अब देखिए यूएई का मामला, अब इन्हें आपस में क्या कर दिया, लड़वा दिया। अब सऊदी अरब लड़ रहा है यूएई से, आप देखें वहाँ पर तख्ता पलट की कोशिश हो रही है। यमन को लेकर अलग अलग मामला चल रहे हैं। तो ये जितना भी उलझन यहाँ पर ये अमेरिका पैदा करेगा उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए सर, अमेरिका की नीति क्या है कि उसकी जो दोस्ती है वो उसकी दुश्मनी से ज़्यादा ख़तरनाक है। यानी दुश्मनी अगर वो करता है तो सीधा वो बम्बार्डमेंट करता है या वो सैंक्शन लगाता है, लेकिन अगर वो दोस्ती कर लेता है तो धोखा देता है। उसने हमारे साथ धोखा किया, हमारे भोले प्रधानमंत्री के साथ धोखा किया। आप देख रहे हैं ना, वो बार बार कुछ का कुछ बोलते रहते हैं। आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं उसके मुताबिक पिक्चर अगर इतनी खामनेई के पक्ष में है तो ये जो सैंक्शन लग रहा है, $1 14 लाख रियाल, मतलब आप वहाँ के हालात समझ सकते हैं कि कितने बुरे हालात वहाँ पर हो रहे होंगे। तो इसके पीछे सैंक्शंस हैं, ये तो समझ में आता है कि सैंक्शंस हैं इसके पीछे, और सैंक्शंस की वजह से ही वहाँ पर ये जो हालात पैदा हुए हैं वो हुए। लेकिन ईरान को ये पता था कि ये सैंक्शंस लगेंगे जब तक कि वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट छोड़ते नहीं है, और इसके लिए वो तैयार नहीं है। नहीं, कहते हैं कि हम हथियार नहीं बनाएंगे। नहीं, न्यूक्लियर, ये देखिए जहाँ तक न्यूक्लियर की बात है, मैं आपको बताऊं, अगर ईरान उस चीज़ को छोड़ देता है तो वैसे ही और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। अभी तो वो दबाव में ही न्यूक्लियर की वजह से लिया हुआ है। अगर ईरान आपको कहीं ना कहीं मजबूत दिख रहा है तो मिसाइल पावर के अलावा वो बार बार जो न्यूक्लियर का अपना प्रोग्राम चला रहा है ना, उसी की वजह से मजबूत है। और जिस दिन उसने वो न्यूक्लियर प्रोग्राम या उस डील के ऊपर साइन कर दिए कि अब हम बिल्कुल इस तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो उसी दिन अमेरिका हावी हो जाएगा। आपको इसराइल का हश्र इराक का हश्र मालूम होना चाहिए। मास डिटेक्शन के हथियारों का बहाना कर वहाँ पर एक टीम आई, हंस ब्लेक्स आए और पता नहीं कौन कौन लोग आए। फिर उसके बाद उन्होंने क्या रिपोर्ट दी और क्या नहीं दी, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सद्दाम हुसैन को अपनी पूरी इक़्तिदार वाली जो चीज़ें हैं उसको छोड़ना पड़ा, भागना पड़ा। वहाँ पर फ़ौज आ गई, नेटो की फोर्स आ गई, उसने पूरा कंट्रोल कर लिया वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद वाला इराक देखिए आप, वहाँ क्या होता है, अभी तक भी वो सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा। जी हाँ, तैनात वो हमेशा रहती है सर। अमेरिका का तो काम ये मिडिल ईस्ट के अंदर वो अपनी फोर्स को भी रखेगा, और वो किसी को दोस्त बनाकर लूटता है और किसी को दुश्मन बनाकर उसे लूटता है। अमेरिका को तो एक ख़जाना वहाँ पर दिख गया है, और साथ ही उसकी नज़र उस प्राकृतिक खनिज पदार्थ के ऊपर है जो छोटे छोटे देश लेकर बैठे हुए हैं, जिनकी करेंसी भी बहुत तेज चल रही है, यानी डॉलर से ऊपर की। आप देखें मिडिल ईस्ट के अंदर कई ऐसे देश हमें मिल जाते हैं जो जिनका रुपया या जिनकी करेंसी वो अमेरिकन डॉलर से कहीं ज़्यादा ऊपर है। तो यानी वहाँ पर माल है, और माल बड़ा आसानी से हाथ लग सकता है भाई, मार कर भी लग सकता है, छीन कर भी लग सकता है, और वहाँ के लोगों को अपने साथ मिलाकर भी लग सकता है। तो अमेरिका क्यों ऐसी चीज़ों को छोड़ेगा। अभी हमारे सामने ताज़ा मिसाल वेनेजुएला की आपने देखा ना क्या हुआ। यानी तारीख़ में अगर आप इतिहास में जाएं तो इस तरह के वाक़यात हमें दिखते ही नहीं है। ये इस तरह की घटनाएं कहाँ दिखती है किसी देश का। वेनेजुएला की अगर थोड़ा सा घूम रहे हैं वहाँ पर, लेकिन वेनेजुएला की तरफ अगर बढ़ रहा है अमेरिका की तरफ, तो फिर ग्रीनलैंड और फिर कनाडा। हाँ, ये सब
डॉक्टर साहब ये सब होगा क्योंकि ये अमेरिकन रणनीति का हिस्सा है। अमेरिका की मैं आपको बताऊं, अमेरिका को ये सब इतना ज़्यादा क्यों करना पड़ रहा है। अमेरिका एक बड़ी हथियार मार्केट चलाता था, वो हथियार मार्केट कहीं ना कहीं उसकी छिन रही है, उसे चाइना पकड़ रहा है। और चाइना के भले ही हथियार ख़राब हों, लेकिन वो सस्ते हथियार देकर और तरह तरह की वैरायटी देकर उस पूरी डिफेंस वाली जो एक डील होती है या हथियार की मार्केट होती है उस पर कंट्रोल कर रहा है। अमेरिका कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को उखड़ रहा है। अमेरिकन डिमांड तो बड़ी महंगी है, अमेरिका का माल बड़ा महंगा। आप देखेंगे ना, हम जूते वूते बचपन में देखते थे अमेरिकन जूते, तो हमारे तो बस की बात भी नहीं होती थी कि हम अमेरिकन जूता खरीद लें, या कोई भी आप अमेरिकन माल देख लीजिए वो बहुत महंगा होता है बनिस्बत चाइना के। तो वो सारी की सारी मार्केट उधर सरक रही है, फिर वो महाशक्ति बन रहा है, यानी माली तौर पर भी आर्थिक रूप से भी अमेरिका को पछाड़ रहा है चाइना। और ये डिफेंस वाला जो उसका पूरा मामला है, रक्षा सौदे वो जगह जगह कर रहा है, तो वो अपने वर्चस्व को स्थापित कर रहा है। बिल्कुल भी ये नहीं चाहता है अमेरिका कि उसका दखल ज़्यादा बढ़े, और ख़ास तौर पर वो रशिया का जब से उससे गठबंधन हुआ है चाइना के साथ तेज़, तो ये दोनों महाशक्तियाँ मिलकर उसको कहीं ना कहीं चैलेंज कर रही है। तो डॉक्टर साहब हम देखते हैं वो 3 साल से जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन वाला, वो 3 साल तक चलना ही नहीं था, वो तो बड़े आराम से सिमट जाना था, उसमें बैठकर कोई भी बात कर लेता। अब ये पीछे से उसे हथियार देते हैं और उसके बदले में अमेरिका ये चाहता कि वहाँ की जो खनिज संपदा है उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया जाए, उसका ठेका ले लिया जाए, यानी वो इसके कंट्रोल में आ जाए। अब ज़ेलेंस्की वगैरह सब मजबूर है, लोग क्या करें। एक चीज़ थोड़ा सा और मैं जब आप रशिया और चाइना की बात करते हैं तो थोड़ा सा और घूम लेते हैं। इस वक्त जो ताज़ा खबर है इसको लेकर हमने एक चर्चा भी की थी। ताज़ा खबर ये है कि साउथ अफ्रीका में केप टाउन के जो बीचेस हैं, तट जो हैं, वहाँ पर बड़ी संख्या में ब्रिक्स के देश जो हैं, ख़ास तौर पर चाइना, रशिया और साउथ अफ्रीका तो है ही, और भी कुछ मुल्क हैं जो वहां पर एक बड़ी नेवल एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ये नेवल एक्सरसाइज ब्रिक्स की बढ़ती ताकत, अमेरिका का इस बात की चिंता कि डी डॉलराइजेशन होने वाला है, और वो उसको लेकर घबराया भी हुआ है और ये कह रहा है कि ब्रिक्स तो कुछ भी नहीं है। तो क्या ब्रिक्स कोई नई करेंसी ला रहा है? और ब्रिक्स में तो ईरान भी शामिल है और हिंदुस्तान भी। देखिए, चैलेंजिंग पार्ट बहुत सारे हैं और बहुत लोग अमेरिका से शुरू से और उसकी नीतियों के खिलाफ रहे, और अमेरिका के लिए वो हमेशा चैलेंज बने रहे। ब्रिक्स एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा, हमने देखा, हमारे यहाँ भी वो लोग तब आए थे। तो ब्रिक्स चैलेंज कर रहा है किसी ना किसी तरीके से। और ये जो डी डॉलराइजेशन है ना, अमेरिका सिर्फ इसी से घबराया हुआ है, वो किसी भी तरह से ये नहीं चाहता। आप देखें ना कि किस तरीके से अभी भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी दुनिया कसादेबाजी, महामंदी की तरफ बढ़ रही है ना, अर्थव्यवस्थाएँ टूट रही हैं, देश कमज़ोर पड़ रहे हैं। ब्रिटेन जैसा देश है वो बहुत ज़्यादा कम, लेकिन अमेरिका की जो करेंसी वो लगातार ऊपर क्यों बढ़ रही है? अमेरिका अपने वर्चस्व को बिल्कुल उस तरीके से फैला रहा है जिस तरीके से जब अमेरिका एक महाशक्ति बना था ना, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम मारकर, बिल्कुल वही दौर आ गया। और आपको एक बात और समझनी चाहिए, ट्रंप का कमबैक कैसे हुआ? जो मागा है, मागा क्या था? और वहाँ पर जो अमेरिका के इंटरनल हालात हैं, हमारे तो जानने वाले रहते हैं, हम उनसे बात करते हैं, तो अमेरिका के अंदर भी बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से पिछड़ापन आ रहा है, लोग बहुत कमज़ोर हो रहे हैं फाइनेंशियली। और अमेरिका किसी भी तरीके से, और ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक कॉरपोरेट सिस्टम वाले आदमी, कॉर्पोरेट माइंड रखते हैं और बिजनेस भी करते हैं बड़ा, उन्होंने जो जो वादे किए थे और जो अपने इरादे दिखाए थे उसे पूरा करने के लिए उन्हें सब कुछ करना पड़ेगा, ये सब मजबूरी है। अब देखिए, अमेरिका के अंदर भी बहुत ज़्यादा लिबरल, बहुत अच्छे लोग रहते हैं, अच्छे लोग, तमीज़ वाले लोग, प्यार वाले लोग, शांति को बरकरार रखने वाले लोग हर जगह हैं, हर देश के अंदर। अमेरिका में हम देखते हैं कि प्रदर्शन चल रहे हैं, लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, मीडिया उसको नहीं दिखा रहा। वहाँ फ़लस्तीन को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, बिल्कुल हो रहा सर। फ़लस्तीन को लेकर तो इतना ज़्यादा प्रदर्शन हुआ है कि कोई ये चीज़ें एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि फ़लस्तीन को लेकर और वहाँ के लोगों को की हिमायत को लेकर इतनी बुरी तरह से प्रदर्शन होंगे अपने राष्ट्रपति के ख़िलाफ़, अपनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। अपोजिशन तो वहाँ की बड़ी स्ट्रांग रही है, मीडिया भी वहाँ की स्ट्रांग रही है, लेकिन जनता पहली बार हमें दिखा, यानी हम ऐसा तसव्वुर भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, हमारे संज्ञान में भी ये सब बातें नहीं आ सकती थी कि वहाँ की जनता इस तरीके से अपने ही राष्ट्रपति के खिलाफ, जिसे वो बहुत कुछ मानती है, प्रोटेस्ट करेगी लगातार। ट्रंप अपनी मनमानी कर रहे हैं, आपका कहना ये है। रिजीम चेंज करने की कोशिश
पहले भी इसराइल भी ये कह चुका है कि हम चाहते हैं रिजीम चेंज हो जाए। हमको दुश्मनी नहीं है, इस ईरान से दुश्मनी नहीं है, लेकिन रिजीम से दुश्मनी है और रिजीम बदल जाना चाहिए। एक बात ये, दूसरा कि रिजीम चेंज करने की जो बात और रेज़ा पहलवी के सामने आने की बात जो है, इसको अगर समझा जाए तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि ईरान 1989 के पहले क्या था और उसके बाद क्या हुआ। थोड़ा सा बताइए इतिहास की। रेज़ा पहलवी और उनके फादर मोहम्मद शाह रेज़ा पहलवी, उनका इतिहास थोड़ा सा समझाइए सर। देखिए, रज़ा पहलवी बहुत ही मॉडरेट आदमी थे और ईरान को वो बिल्कुल वेस्टर्न तर्ज पर चला रहे थे। अगर आप 89 की इस्लामिक क्रांति से पहले वाला ईरान देखें तो बड़ा लिबरल था, अल्ट्रा मॉडर्निज्म था, लड़कियां औरतें बेहिजाब घूमती थीं। और ये इस्लामिक क्रांति इसलिए आई कि परिवर्तन चाहते थे लोग। और परिवर्तन किस तरीके का चाहते थे कि उसमें एक थोड़ी सी दबिश हो रिलीजियस। वो तो अल्ट्रा मॉडर्निज्म की तरफ उनकी सोच बड़ी लिबरल थी। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ममनू है या हराम है, उनका बहुत ज़्यादा चलन था। लोग शराब पी रहे थे वहाँ पर उस तरह के क्लब्स वगैरह बने हुए थे और वो पूरा का पूरा वेस्टर्नाइज सिस्टम वहाँ पर चल रहा था। उसी की तब्दीली के तौर पर लोग आए। चूँकि ईरान का एक जो मैं आपको बताऊं, जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो अहले तशय्युअ वाला शिया सिस्टम है, शिया अक़ीदा है इस्लामिक, वो बड़ा मजबूत है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत है अपने इमाम की। और ये एक इमाम के तौर पर आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब आए और उन्होंने वो सलमान रश्दी वाला एक मैटर था उसको बोलकर वो जो उनके ऊपर मौत का जो फतवा लगाया, तो उसको लेकर दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मशहूर भी हुए और इज़्ज़त भी उन्होंने पाई। अब उन्हीं के नक्शे कदम पर ये चल रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही अच्छी यहाँ पर बात यह है कि हालात को देखते हुए, इतने ज़्यादा सेंक्शन होने के बावजूद, इतनी ज़्यादा बंदिशें होने के बावजूद, प्रतिबंध होने के बावजूद, ईरान को एक बेहतरीन शक्ति यानी एक डिफेंस वाली शक्ति के तौर पर आयतुल्लाह खामनेई साहब ने महसूस किया और उसे बनाया। ठीक है। और तेल बेच कर या जो कुछ भी उन्होंने किया, जिस भी तरीके से इतनी ज़्यादा फाउंडेशंस थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा मजबूत रखा। और कोई ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, सोच भी नहीं सकता था कि ईरान जो बहुत ही दबा कुचला पड़ा हुआ है एक तरफ, वो इजराइल के ऊपर इस तरह की मिसाइल। मैं आपसे एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ। एक बात चल रही है रिजीम चेंज करने की, तो रिजीम क्या चेंज हो जाएगा। और दूसरी बात ये भी, भले ही वहाँ पर जो प्रदर्शन चल रहे हैं उसको और बढ़ावा या एक प्रदर्शनकारियों को उम्मीद ये देने के लिए कि खामनेई साहब जो हैं वो निर्वासन पर जा सकते हैं, मतलब देश मुल्क को छोड़ सकते हैं। एक बात। दूसरी बात कि मेरा सवाल ये है कि इसमें मुस्लिम मुल्क ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान गलबैया करता हुआ नज़र आता है और हर बात के लिए कहता है कि हमारे पास एटम बम है और अगर ईरान के ऊपर कोई दिक्कत आएगी तो हम उसको चलाने के लिए तैयार रहेंगे, आज पाकिस्तान खामोश क्यों है? देखिए, पाकिस्तान तो ऐसे बेवकूफ़ बनाता आ रहा है। पाकिस्तान को तो अपना पैसा वैसा लेना है, इससे लेना है, उससे लेना है, यहाँ लेना है, वहाँ लेना है, उसका उद्देश्य ही वही है। अब एटम बम का वो बहाना रखकर दुनिया भर से पैसा कमा रहा है और दुनिया भर में भी ख़ास तौर पर इस्लामी ममालिक से, और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली दिखाता है। अभी उसने सऊदी अरब के साथ पैक किया। लेकिन हालात देखिए सर, जब हम जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं या खुले तौर पर हम सामने आते हैं ना पॉलिटिकली, या हमारी कूटनीति जो होती है वो कहने वाली अलग होती है और करने वाली अलग होती है। देखिए, मैं आपको एक बहुत ही भरोसे के साथ बात बता रहा हूँ, रिजीम चेंज करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। अगर मैं दूसरी बात भी बोलता हूँ, अगर मान लीजिए रिजीम चेंज भी हो गया तो मुझे नहीं लगता कि एक लंबे टाइम तक वो जो रज़ा पहलवी हैं वो वहाँ पर टिक पाएंगे, क्योंकि ईरान के लोगों का जो मिजाज है ना, जो वहाँ के बहुसंख्यक हैं, उनका वही इस्लामिक सिस्टम जो है वो उसको फॉलो करने वाले लोग हैं। और ये जिस तरह की आपके सामने घटनाएं आ रही है, मज़ार को तोड़ा जा रहा है, श्राइन को तोड़ा जा रहा है, मस्जिद को, तो ये तो वहाँ के मुस्लिम ये सब हरकत नहीं कर सकते। इसके अंदर तो शरारती एलिमेंट हैं जिन्हें ख़ास तौर पर स्पॉन्सर्ड किया गया है या भेजा गया है वगैरह वगैरह। ठीक है। कुल मिलाकर हमने मिडिल ईस्ट के हालात को समझा, जो रिजीम चेंज करने वाली चीज़ें चल रही हैं, जो अटैक करने वाली बातें हो रही हैं, तमाम तरीके की चीज़ें निकलकर सामने आ रही, खबरें निकलकर सामने आ रही, दावे किए जा रहे हैं और ये तक बताया जा रहा है कि ऐसा ईरान कर सकता है, ऐसा अमेरिका कर सकता है। लेकिन इस बीच ज़मीनी हकीकत क्या है, ज़मीनी हालात क्या हैं, और वहाँ के हालात को जो बेहतर तरीके से समझते हैं वो हमारे साथ मौजूद थे। और डॉक्टर नदीम अहमद से हमने आज समझा कि वहाँ पर ईरान में या मिडिल ईस्ट में जो चीज़ें चल रही हैं उसके पीछे कैसे कैसे दिमाग काम कर रहे हैं और उनकी मंशा या उनकी नीयत क्या कुछ काम कर रही है। फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। चर्चा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बहुत धन्यवाद।